अस्सलाम वालेकुम। पटना बिहार से एक अखबार निकलता है पिंदार। उसमें 27 जून को एक आर्टिकल छपा। जनाब ग़ुलाम गौस साहब जो कि बेंगलोर के रहने वाले हैं, उनका एक आर्टिकल छपा जिसका मौजू था क्या मुसलमानों का इत्तेहाद 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन तक कायम रहेगा। ये आर्टिकल मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत कम लोग चूँकि उर्दू समझते हैं तो मुझे लगा इसको मैं एक ऑडियो की शक्ल में बना देता हूँ ताकि लोग सुनें, समझें और गौर करें। तो मैं इस आर्टिकल को पढ़ता हूँ जो उन्होंने लिखा है। महाराष्ट्र के डॉक्टर अहमद सिद्दीकी साहब का कहना है कि पुलिस की तोड़फोड़ को देखकर आप शोर मचाते हैं। तमाम संघी और आरएसएस के लोग पुलिस में घुस गए हैं। जब अदालत का फैसला आता है तो आप चीखते हुए कहते हैं कि तमाम संघी वहाँ भी घुस गए हैं। मीडिया का कोई प्रोग्राम देखकर आप कहते हैं कि सारे सहाफ़ी भी संघी हो गए हैं। तो बताइए कि इसमें हैरत की क्या बात है। संघ ने पिछले 95 सालों में इसके लिए सख्त मेहनत की है और आपने पिछले 95 सालों में सिर्फ काफिर, मुनाफिक, बिदअती, गुस्ताख़ रसूल के सर्टिफिकेट ही तकसीम किए हैं। और आपने क्या ही किया है। ये बहुत हुआ तो जलसा और इज्तिमा के नाम पर लोगों का एक हुजूम मर्ग अम्बों की शक्ल में जमा कर लिया। गला फाड़ फाड़ कर जहालत भरी तकरीरें की, बिरयानी की देगें चढ़ाईं, तकसीम हुई और फिर वही ख्वाब खरगोश। जब संघ के नौजवान स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे तब आपके बच्चे आवारागर्दी कर रहे होते हैं। ऐसे में आप कहाँ से लाएंगे जज, कहाँ से लाएंगे डॉक्टर्स और वकील और आईपीएस ऑफिसर। जब संघ के लोग बंदूक, तलवार और लाठी की मशक कर रहे होते हैं तब आपके जवान और बूढ़े क्रिकेट पर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। आज हम मुसलमानों की क़यादत कौन कर रहे हैं तो जान लीजिए वो एसएसएलसी फेल, नीम तालीम याफ्ता जज्बाती गुंडे, हराम की कमाई वाले मालदार सियासतदानों के तलवे चाटने वाले गुंडे। अच्छे और समझदार लोग इन जाहिलों से तंग आकर अपने घरों में बैठ जाने में ही अपनी आफियत समझ रहे हैं। चंद मिल्लत का दर्द रखने वाले हिम्मत करके आगे आते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश होती है। इस साल के आखिर में 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। कर्नाटका का इलेक्शन जिसमें कांग्रेस की जीत हुई है, इसका रिजल्ट बता रहा है कि मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर किसी एक पार्टी को वोट डालेंगे तो इलेक्शन रिजल्ट पर बहुत अच्छा असर होने वाला है। कर्नाटका में हर जमात और हर इदारे की कोशिश की और आम मुसलमानों को इस बात की तलकीन की कि वो सेकुलर पार्टियों के हर उस उम्मीदवार को मुत्तहिद तौर पर वोट करें जिसके इलेक्शन जीतने के भरपूर उम्मीद है। हुआ भी ऐसा ही, मगर चंद मुस्लिम उम्मीदवारों के हलकों में कुछ गलत हो गया। इतना सब कहने के बावजूद कुछ हठ धर्मी, जज्बाती और कम अक्ल मुसलमानों ने अपने वोट ऐसे उम्मीदवारों को दिए जो इलेक्शन जीतने की काबिलियत नहीं रखते थे। ये तमाम वोट कचड़े के डब्बे में चले गए और कुछ सेकुलर उम्मीदवारों की शिकस्त भी हो गई। मैसूर शहर में करीबन 42,000, चकपेट में करीबन 24,000 और गुलबर्गा में करीब 20,000 मुसलमानों ने ऐसे उम्मीदवारों को वोट दिए जो इलेक्शन हार गए। समझ में नहीं आता कि ऐसे मुसलमान भी जो इतनी मुसीबत का सामना करने के बावजूद ऐसा कर सकते हैं। तमाम सेकुलर जहल रखने वालों का एक ही मकसद था कि सेकुलर पार्टियां जीत जाएं और फ़िरका परस्त पार्टी से सियासी इक़्तिदार छीन लिया जाए ताकि रियासत में अमान और सिक्योरिटी कायम हो और नफ़रत भरी सियासत ख़त्म हो जाए। कर्नाटका से सबक हासिल करते हुए हम मुसलमानों को चाहिए कि इन 5 रियासतों में मुत्तहिद होकर जीतने की सलाहियत रखने वाले सेकुलर पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करें। बेहतर होगा अगर कर्नाटका से मुसलमानों का एक वफ्द अपने खर्च पर इन 5 रियासतों को जाए और अवाम में शऊर पैदा करें, और वरना कुछ उलमा सियासी पार्टियों से रुपए लेकर यूपी से जाकर हालात बिगाड़ देंगे। ये काम कर्नाटका के जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद और मिल्ली कौंसिल के अरकान कर सकते हैं क्योंकि उनकी शाखें हर रियासत में हैं। कुछ कम अक्लों के कामों से ऐसा लगता है कि हमने कांग्रेस को जिताकर कशकूल लेकर खड़े हो गए हैं और अपनी मेहनत का सिला मांग रहे हैं, और ये जीत के एवज़ कोई कुछ मांग रहा है और कोई कुछ। असल में हमारे मुतालबात वही होने चाहिए जो दूसरे तमाम लोगों के मुतालबात हैं। ऐसे में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका न दिया जाए जो कशकोल लिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर मसलकों के ठेकेदारों से बचाया जाए। कुछ मसलकों के ठेकेदार ये ऐलान कर रहे हैं कि उन्हीं की कोशिश से कांग्रेस इलेक्शन जीती है। शायद वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम मुसलमानों की तमाम मुसीबतों का एक ही हल है, और वो ये कि तमाम फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दें और मुल्क के सालिमत को बचा लें और मुल्क में अमन व अमान और भाईचारगी को दोबारा कायम करें।
जो मुट्ठी भर फसादी हैं उन्हें समझाएं कि मुल्क इस वक्त आज़ाद और पुरअमन था जब तक तमाम हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलजुल कर रहते थे। कर्नाटका में जब तक बीजेपी की हुकूमत थी तब तक हर दिन ये डर लगता था कि किस दिन कौन सा शोशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो छोड़ देंगे और हमें ज़िम्मेदार ठहरा कर फसाद कराएंगे। कुछ शरपसंद बेलगाम हो गए थे और हर हफ्ता कोई ना कोई फितना खड़ा कर देते थे। टीपू सुल्तान और औरंगज़ेब का शोशा खुद ही छोड़ते हैं और इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाकर हिंदुओं को पोलराइज़ करते हैं। औरंगज़ेब हों या टीपू सुल्तान, वो सब तारीख़ का एक हिस्सा बन चुके हैं और उन्हें कोई बदल नहीं सकता। जैसे ही मई 2023 में कांग्रेस की हुकूमत बनी तो चारों तरफ सुकून सा छा गया और डर और खौफ से निजात मिल जाने की उम्मीद नज़र आई। नई कांग्रेस सरकार ने साफ कह दिया कि अब कोई मोरल पुलिसिंग नहीं होगी, हिजाब पहनने और ना पहनने की आज़ादी होगी, हलाल गोश्त का मसला ना उठाया जाएगा, हर जगह ख़रीद व फ़रोख्त की आज़ादी होगी, किताबों से सही तारीख़ को मस्ख़ नहीं किया जाएगा और शर पसंद और तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाएगी। लव जिहाद वगैरह के नाम पर लिंचिंग और मारपीट नहीं होगी। सब एक दूसरे को भाई बनकर रहेंगे, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले क्यों ना हों। किसी भी इबादत गाह को तोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नारेबाजी नहीं होगी। क्या हिंदू और क्या मुसलमान और क्या ईसाई, हर कोई अमन और चैन की सांस लेने लगा है। इंसदाद गाँव कशी के मामले यानी कि प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर के मामले में हम मुसलमानों को अपनी ज़बान बंद रखने में ही खैर है, मगर हम देख रहे हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए चंद नासमझ मुसलमान इस पर इजहार ख्याल करने लगे हैं। 2014 से पहले जब यूपीए सरकार थी तब हम आवाम उनकी कारकर्दगी पे तनकीद करते थे और बदलाव की बातें करते थे। हमें क्या मालूम था कि बदलाव के साथ हम पर वो मुसीबतें पड़ जाएंगी जिनका हम 2013 से पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब अगर सोचें तो वो पहले वाला दौर ही बेहतर था। अब इस माहौल को सारे हिंदुस्तान में फैलाना हर शहरी का फ़र्ज़ है। बीजेपी को अगर जनूबी हिंदुस्तान में पा दर पा शिकस्त से मालूम हो जाए कि अब वो हिंदुत्व, मुस्लिम दुश्मनी और मंदिर मस्जिद का जलवा चला नहीं सकते और सियासी इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते, तो उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। हिंदुओं की अक्सरियत को भी अब मालूम हो गया है कि इस नफ़रत की सियासत से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए अब वो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी से दूर होते जा रहे हैं। हर किसी को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, ऐसी सियासत से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उल्टा उन्हें डर है कि कहीं इसका असर मुल्क की सालमियत पर ना पड़े। अब अगर हम मुसलमान मुत्तहिद होकर सारे हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टियों के जीतने की काबिलियत रखने वाले उम्मीदवारों को 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डालें और हमारे वोटों को बिखरने न दें तो ज़रूर सेकुलर पार्टियां कामयाब हो जाएंगी। आज हर सेकुलर पार्टी को इसका एहसास हो चुका है और वो सब मिलकर गठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हैं, जिसमें एक फ़रका परस्त उम्मीदवार का मुकाबला सिर्फ एक सेकुलर उम्मीदवार से होगा। अब वक्त है कि तमाम सेकुलर पार्टियां एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना और तनकीद करना छोड़ दें और सिर्फ एक मकसद के लिए काम करें। अगर हम ज़रा भी गलती करें तो इसका अंजाम हमारे और सेकुलर लोगों के लिए बहुत ही बुरा होगा। ये आर्टिकल था जनाब ग़ुलाम मोहम्मद गौस साहब का, जिसका जिस्ट ये था कि एक हिंदुस्तान जैसी सोसाइटी जो कि कई तरह के मज़हब और कई तरह की ज़बान जहाँ बोली जाती है, कई तरह के लोग रहते हैं, उसको चलाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीक़ा है, वो है सेकुलरिज़म। हम मुसलमान भी अक्सर जज्बाती हो के सेकुलरिज़म को गाली देने लगते हैं, तो ये समझ लीजिए कि सेकुलरिज़म कभी भी समाज को फ़ेल नहीं करता है, हम सेकुलरिज़म को फ़ेल करते हैं। अगर सेकुलरिज़म अच्छी तरीके से लागू हो जाए, जो कि आज हर एक तरक्की याफ्ता मुल्क में है, सही तरीके से अगर सेकुलरिज़म लागू हो जाए तो हर हाल में हर किसी की तरक्की उसी में है। शुक्रिया।